तो कम्युनिकेशन के और आगे के एमसीक्यूज देखते हैं ट्रांसमीटर पार्ट के अंदर। यहाँ पे हमारा पहला ही क्वेश्चन है कि इफ द रेडिएटेड पावर ऑफ एएम ट्रांसमीटर इज 10 किलोवाट, द पावर इन द कैरियर फॉर मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो ये तो हमारा जो बेसिक एनालॉग कम्युनिकेशन का हो गया। तो पी टी इजकल टू पी सी 1+m²/2 सिंपल फार्मूला लगाना है। पीसी को निकालना है तो इसको इसके नीचे ले गए पीटी के और सॉल्व कर लिया। 0.6 हमारा एम की वैल्यू या म्यू की वैल्यू और 10 किलोवाट हमारा टोटल पावर। तो 8.747 किलोवाट आ गया आपका पीसी की वैल्यू, पावर जो पीसी के अंदर है। उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट मानूंगा। जो भी आपके इमेज फ्रिक्वेंसी के या सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर से आपके रिलेटेड क्वेश्चन है, लोकल ऑसिलेटर की फ्रिक्वेंसी से, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि व्हेन द सिग्नल फ्रिक्वेंसी इज 2000 किलोहर्ट्ज एंड IF इज आपका इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी आपका क्या हो गया 450 किलोहर्ट्ज। तो ये दो अलग अलग फ्रिक्वेंसी दी है। सिग्नल फ्रिक्वेंसी देखो बहुत इसको आसानी से समझते हैं तोड़ के ब्रेक करके। एक तो आपका सिग्नल फ्रिक्वेंसी हो गई, फिर उसी में आपने 2 गुना क्या कर दिया इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी को ऐड कर दिया, तो ये आपकी 2IF। तो ये दो आपके कंपोनेंट हुए, एक तो आपका सिग्नल फ्रिक्वेंसी हुआ, एक आपका 2 × IF इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। तो यही यहाँ पे इन्होंने किया, ये यहाँ पे फॉर्मूला बन रहा है इमेज फ्रिक्वेंसी का। ओके, IF भी पढ़ने में उसी की तरह लगती है, बस इसको फिर हमने FI करके लिख दिया, इमेज फ्रिक्वेंसी को F इमेज करके लिख दो, तो ये इसके इक्वल हो गया। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला बना। तो जो हमारी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है +2 टाइम्स ऑफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। अब यहाँ पे जोड़ लिया आपका 2000 किलोहर्ट्ज प्लस 455 × 2 900, तो 910 आ गया ये, है ना। तो ये हमारा 2910 किलोहर्ट्ज, तो 2910 किलोहर्ट्ज आपका आंसर आ गया। अब यहाँ पे क्या है देखो, किसी भी फॉर्मूले में अगर 3 कंपोनेंट होते हैं और उनके बीच में एक नॉर्मल सा रिलेशन होता है, यहाँ पे क्या है पहले दूसरे वाले कंपोनेंट में 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, नॉर्मल सा रिलेशन है। तो वो एनी 2 आपको दे सकता है, कोई भी 2 दे सकता है और आपसे तीसरा वाला पूछ सकता है। वो मान लो कि आपको सिग्नल की फ्रिक्वेंसी पूछ ले, उसने इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी दी है और इमेज फ्रिक्वेंसी दी है। मान लो इमेज फ्रिक्वेंसी दी है और सिग्नल फ्रिक्वेंसी दी है, तो आपसे इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी पूछ ले। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ चैनल कोडिंग इन कम्युनिकेशन चैनल। तो चैनल कोडिंग से क्या हमारा इफेक्ट पड़ता है, क्या फायदा है नुकसान होता है। तो इफेक्ट ऑफ चैनल कोडिंग यहाँ लिखा भी हुआ है। तो रिड्यूस एरर कम हो जाते हैं, बैंडविड्थ हमारी बढ़ जाती है और टर्मिनल का साइज भी हमारा घट जाता है। मतलब सारी ये पॉजिटिव वाली बातें हैं। ओके, तो बैंडविड्थ बढ़ जाती है, रिड्यूस एरर घट जाते हैं और टर्मिनल साइज हमारा और घट जाता है, क्योंकि हमें बहुत बड़ा टर्मिनल नहीं चाहिए। तो ये चैनल कोडिंग की मदद से ये सारी चीज़ें होती हैं। अब थोड़ा अलग तरीके के क्वेश्चन पहले ये देख लेते हैं। आपका कम्युनिकेशन चैनल इज हैविंग अ बैंडविड्थ ऑफ आपका 3000 हर्ट्ज की या 3 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं बैंडविड्थ है। द ट्रांसमिटेड पावर इज सच दैट सिग्नल टू नॉइज रेशियो इज आपका 1023। अब तुरंत यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए कि जहाँ भी आपको बैंडविड्थ और किसका रिलेशन दिया हुआ है, बैंडविड्थ के साथ में आपको SNR दिया हुआ है, तो वहाँ पे आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। बैंडविड्थ इंटू लॉग बेस 2 1 सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ओके, तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी आपको बैंडविड्थ और ये दिया हुआ है। ओके, अब पूछा गया था मैक्सिमम डेटा रेट दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टी एरर फ्री थ्रू द चैनल। मतलब मैक्सिमम डेटा रेट पूछ रहा है। डेटा रेट होता है आपका बिट पर सेकंड में, इसकी यूनिट भी याद रखेंगे। तो ये आपका बैंडविड्थ, ये लॉग बेस 2 और 1 आपका ये जो 1023 सिग्नल टू नॉइज रेशियो दिया, तो ये 1024 और लॉग बेस 2 और 1024 हो जाएगा आपका केवल 10, 2 की पावर 10 हो जाएगा, तो 10 बाहर आ जाएगा, log 2 बेस 2 आपका 1 हो गया। तो 3000 × 10 आपका 30 kbps दे देगा, किलोबाइट या किलोबिट पर सेकेंड, 30 kbps। तो ये आपका ये आंसर हो गया। आई सारों को क्वेश्चन था ये, बट फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे बैंडविड्थ और सिग्नल टू नॉइज रेशियो जब एक साथ है तो बैंडविड्थ इंटू लॉग बेस 2 1 सिग्नल टू नॉइज रेशियो। उसके बाद पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं कि वी विश टू ट्रांसमिटर डिजिटल वॉइसेस 32 kbps थ्रू अ कम्युनिकेशन चैनल हैविंग अ बैंडविड्थ ऑफ 3000 हर्ट्ज। ओके, 3000 हर्ट्ज का क्या मतलब हो गया आपका 3 किलो हर्ट्ज ही हो गया, और विद अ नॉइज पावर, ठीक है, सिग्नल टू नॉइज पावर रेशियो इज 30 dB, 30 dB है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे सही है वो हमें बताना है। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ट्रांसमिट डेटा एरर फ्री थ्रू दिस चैनल। तो ये इस रेंज के अंदर अगर हम इस तरह के डेटा और इस कॉन्फ़िगरेशन के संग भेजना चाहते हैं तो हम एरर फ्री नहीं भेज सकते हैं। बाकी तो फिर इसका सॉल्यूशन होगा और उससे समझेंगे, बट शॉर्ट में क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो यहाँ पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, उसमें वैल्यूज़ दे दिए, पर आंसर थ्योरेटिकली पूछा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एरर फ्री नहीं होगा डेटा हमारा, ये बस याद रखना है। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल नहीं है डेटा को एरर फ्री करके ट्रांसमिट कराना इस वाले क्वेश्चन में। ओके, 32 kbps आपका
का डिजिटल वॉइस है उसको 3000 उसके संग, ठीक है। अब ये कुछ 3000 है आपका 3 किलो हर्ट्स है, और ये तो बहुत उसके सामने ही बड़ा हो रहा है। ओके, और आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 157, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन अ रेडियो ट्रांसमीटर, ओके, रेडियो ट्रांसमीटर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर विल बी स्टेबल फॉर लॉन्ग टाइम इफ द क्वालिटी फैक्टर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आपकी क्रिस्टल जो ऑसिलेटर है वो अपने आप में काफ़ी स्टेबल ऑसिलेटर होता है, फ्रिक्वेंसी को काफ़ी स्टेबल रख लेता है, तो वो पूछ रहा है कि कितनी देर तक स्टेबल रहेगी, उसकी पैरामीटर है कि आपका क्वालिटी फैक्टर ऑफ द क्रिस्टल ऑसिलेटर कितना होना चाहिए। तो आपकी जो फ्रिक्वेंसी क्रिस्टल ऑसिलेटर की वो आपकी स्टेबिलिटी या एक स्टेबल बना के रहेगी, स्टेबिलिटी बना के रहेगी, तो आपको क्वालिटी फैक्टर ग्रेटर देन 1000 होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट, यही नीचे लिखा है फैक्ट कि जो आपको क्वालिटी फैक्टर है उसकी वैल्यू 1000 से बड़ी होनी चाहिए क्रिस्टल और ऑसिलेटर के अंदर। तो उससे क्या होगा कि आपका क्रिस्टल रेजोनेटर जो है वो एक मतलब उसकी जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू है तो उसकी वजह से क्रिस्टल ऑसिलेटर एक स्टेबल फ्रिक्वेंसी बना के रख सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं 158 की इफ़ इन एन IF एम्पलीफायर द IF ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड विद टेपिंग टू। तो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि IF एम्पलीफायर के अंदर जो IF ट्रांसफार्मर है उसको टेपिंग करके रखा जाता है। ओके, किस वजह से रखा जाता है वो पूछ रहा है कि IF ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइडेड विद टेपिंग। ओके, जैसे एक वर्ड आपने हाफ फुल वेव रेक्टिफायर में सुना है, सेंटर टैप, ठीक है, सेंटर टैप टाइप का फुल वेव रेक्टिफायर। टैप का मतलब क्या है कि ये आपका ये है और यहाँ पे जो चीज़ है उसको आपने यहाँ पे वायर से लगाया हुआ, तो इसके ऊपर एक अलग वोल्टेज और नीचे अलग वोल्टेज, फिर इसको आप ये जो लाइन है इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है, तो वो टैपिंग होता है। तो IF ट्रांसफार्मर की टैपिंग से क्या होता है कि हमारा वोल्टेज गेन बढ़ जाता है, अपने हिसाब से हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो टैपिंग से हमारा वोल्टेज गेन है जो वो बढ़ जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 155 पे आते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन था, 3 कॉन्स्टलेशन, ये इनको बोलते हैं सिग्नल कॉन्स्टलेशन डायग्राम्स। तो वो 3 अलग अलग थे हमारे सिग्नल कॉन्स्टलेशन डायग्राम, और उन्होंने पूछा था कौन सा किसको बिलोंग करता है। तो ये आपका चौकोर वाला हो गया QPSK का। ओके, फिर ये आपका इसी के अंदर बट यहाँ पे हमने OQPSK का हो गया। ये इस हिसाब से बनाया कि ये चारों पॉइंट जो एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं, और जो सर्किल वाला है वो आपका MSK का हो गया, मिनिमम शिफ्ट कीइंग। तो ये अलग अलग तरीके के आपके हो गए, ठीक है, MSK का हो गया। तो यहाँ पे जो ABC पूछा है तो C आपका MSK का हो गया, A QPSK का हो गया, और B वाला आपका OQPSK का हो गया। तो ये याद रखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सीधे डायग्राम को देख के बताना है, ठीक है। सर्किल वाला MSK और रेक्टेंगल वाला आपका QPSK, और दोनों का कॉम्बिनेशन OQPSK, जो कि बड़ा वर्ड भी है। ओके, जैसे QPSK 4 उसका वर्ड है और MSK आपका 3 का वर्ड है, फिर OQPSK आपका और बड़ा वर्ड है, तो ये दोनों के कॉम्बिनेशन का है। उसके बाद आगे चलते हैं कि इन कम्युनिकेशन सिस्टम नॉइज इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट द सिग्नल इन द चैनल, ठीक है। ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है कि नॉइज कभी भी सिग्नल को अफेक्ट करेगी तो चैनल में, मतलब जो हमने उसको भेजा हुआ है तो बीच का जो मीडियम है वहाँ पे अफेक्ट करेगी। व्हाट टाइप ऑफ ऑसिलेटर इज यूज इन रेडियो ट्रांसमीटर। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि क्रिस्टल ऑसिलेटर हम यूज़ करते हैं जिससे कि वो उसकी स्टेबिलिटी जो फ्रिक्वेंसी को लेके है वो काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर्स। तो यहाँ पे हम क्रिस्टल ऑसिलेटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 कि इन अ केस ऑफ 70 हर्ट्ज IF कैरियर। तो ये भी कुछ उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे हमने ऊपर पढ़ा था IF और इमेज फ्रिक्वेंसी, थोड़ा सा डिफरेंस है। फॉर अ ट्रांसपॉन्डर बैंडविड्थ ऑफ 36 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो IF कैरियर जो है, या सिर्फ सिंपली मानो कि एक तरीका कैरियर है, उसकी फ्रिक्वेंसी तो आपकी ज़्यादा ही होगी, तो 70 मेगाहर्ट्ज है, और ट्रांसपॉन्डर की बैंडविड्थ है आपकी 36 मेगाहर्ट्ज। एनर्जी मस्ट लाई बिटवीन, अब ये बिटवीन पूछ रहा है, तो ये कुल मिलाकर रेंज पूछ रहा है कि इसके और इसके बीच में आपकी एनर्जी लाई करनी चाहिए। अभी हम निकालेंगे कैसे, इसको निकालने का सीधा सा तरीका है कि आप ये जो 70 मेगाहर्ट्ज IF कैरियर है इसको और इसमें प्लस माइनस कर देंगे, जो आपकी बैंडविड्थ है उसका आधा आधा। ओके, तो ये 18 प्लस और 18 माइनस कर देंगे, तो ये आपका 52 और 88 जो आंसर देगा ये आपका करेक्ट आंसर होगा रेंज का। तो 70 प्लस माइनस 36/2 ये हमने यहाँ पे किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 165 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जो कंपेंडर होता है, ओके, तो आर यूजिंग डिजिटल सिस्टम कम्युनिकेशन सिस्टम 2 किस लिए यूज़ करता है, तो वो हमारा कुल मिला के क्या है कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो को अच्छा कर देता है, इंप्रूव कर देता है। ये वर्ड मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा, इंप्रूव कर देता है। तो कंपेंडर को डायरेक्ट अगर आप जोड़े तो वो आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो को इंप्रूव कर देता है आपका कंपेंडर। ओके, और आगे चलते हैं। उसके बाद आता है कि असिंक्रोनस ट्रांसमीटर के अंदर, ठीक है, असिंक्रोनस जैसे आपने डिजिटल में पढ़ा है कि वहाँ पे हर पहले का आउटपुट दूसरे की क्लॉक होता है, दूसरे का आउटपुट तीसरे की क्लॉक।
तो जब तक पिछले वाले ब्लॉक से आउटपुट नहीं निकलेगा अगले वाला चालू नहीं हो सकता, तो ज़्यादा टाइम लेता है। ये तो हमने रिवीजन के लिए देख लिया था। गैप टाइम बिटवीन द बाइट्स, तो गैप टाइम जो बाइट्स के बिटवीन होगा तो वो वेरिएबल होगा। वेरिएबल होगा इस वजह से कि पहले का जब निकलेगा ब्लॉक का आउटपुट तब वो दूसरे में क्लॉक जाएगा ना। जैसे यहाँ पे फिक्स कर देंगे, फिक्स का मतलब है कि सिंक्रोनस, सब में एक साथ क्लॉक भेज रहे हैं तो वो एक ही टाइम पे आउटपुट निकाल रहे हैं, तो फिक्स है, ऐसा है नहीं। जीरो नहीं है, जीरो तो क्योंकि आउटपुट देगा, तो वेरिएबल यहाँ पे सबसे सूटेबल आंसर हो जाएगा असिंक्रोनस की वजह से। उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फेज लॉक लूप PLL इज अ फीडबैक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ, ये एक फीडबैक सर्किट है, किस चीज़ से मिलकर बना होता है, तो PLL के अंदर फेज डिटेक्टर होता है, लो पास फिल्टर होता है और एक VCO होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PLL के कंपोनेंट्स की बात तो यहाँ पे हो रही है कि ये तीनों चीज़ें उसके अंदर होती हैं, एक फेज डिटेक्टर, एक लो पास फिल्टर, एक VCO। उसके बाद बात करते हैं स्टैंडर्ड AM 162 की। स्टैंडर्ड AM ब्रॉडकास्ट स्टेशन यूजुअली यूज विच टाइप ऑफ ट्रांसमीटर एंटीना। ये भी बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड AM ब्रॉडकास्ट स्टेशन होते हैं तो वो किस तरीके एंटीना को यूज़ करते हैं। तो ये डायरेक्ट आपको एंटीना का नाम याद रखना है कि मार्कोनी एरे टाइप के एंटीना को आप यूज़ करते हैं। ओके, किसकी बात हो रही है? AM ब्रॉडकास्ट स्टेशंस की, तो मार्कोनी एरे एंटीना को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है 163 की टाइम गैप बिटवीन द 2 बाइट्स इन अ सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज, तो ये इन्होंने सिंक्रोनस के लिए भी यही बात बोली है। ओके, अब या तो ये गलती, क्योंकि ये टाइपिंग गलती हो गई, इन असिंक्रोनस होगा ये। ओके, जैसा उन्होंने आंसर में भी दिया है और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, ये आंसर में उन्होंने असिंक्रोनस ट्रांसमिशन बोला है, तो ऑब्वियस ही बात है वेरिएबल असिंक्रोनस के लिए होगा, तो वेरिएबल आंसर दिया तो असिंक्रोनस के लिए करना है। ओके, सिंक्रोनस के लिए फिक्स करना है, तो ये आपका असिंक्रोनस वेरिएबल हो गया 163। 162 हो गया मार्कोनी एरे एंटीना AM ब्रॉडकास्ट स्टेशन में। उसके बाद 167 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस इंक्लूड अ PLL सर्किट, तो किसके अंदर PLL सर्किट हमारा यूज़ होता है? तो हर किसी के अंदर, मॉडेम्स के अंदर जो मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर होता है, AM डिकोडर के अंदर और आपका ट्रैकिंग फिल्टर के अंदर, तो हर किसी के अंदर आपका जो PLL सर्किट होता है, फेज लॉक लूप, आपका यूज़ होता है। उसके बाद 168 पे आते हैं कि कम्युनिकेशन चैनल डिस्टर्ब्ड बाय एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कुल मिला के तो वाइट नॉइज की बात हो रही है, बट एडिटिव, ओके, एडिटिव वाइट और गॉसियन और आपका नॉइज, तो ये कुल मिला के बात है इसकी। उसकी बैंडविड्थ आपको दे दी है 4 किलोहर्ट्ज़ और SNR दे दिया है आपका 15। देखो ये फार्मूला मैंने जो कहा था कि जब बैंडविड्थ तो SNR एक साथ आता है तो फार्मूला यूज़ करते, वही यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ओके, इसको शैनन्स चैनल कैपेसिटी फार्मूला या थ्योरम भी कहते हैं, ये भी इसका इंपॉर्टेंट नाम है शैनन्स। ठीक है, शैनन ने इसको दिया था, तो जो आपका कैपेसिटी निकालता है, आप उसको डेटा रेट बोलो या कैपेसिटी बोलो, जो kbps में निकला एक ही बात है। तो आपका बैंडविड्थ इंटू log बेस टू 1 + SNR, तो डायरेक्ट आपको करना है। बैंडविड्थ दी है 4 किलोहर्ट्ज़, ये आपका log बेस टू 1 + 15, तो ये 16 हो गया और 2 की पावर 4 हो गया, तो ये जो 4 है ये बाहर आ गया, तो ये 4 × 4 हो गया, बाकी log 2 बेस टू 1 बच गया, तो 4 × 4 16 kbps बन गया, तो 16 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये चैनल की कैपेसिटी या डेटा रेट को निकालने के लिए ये फार्मूला हम लगाते हैं, चैनल कैपेसिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। उसके बाद आते हैं आगे, ये हो गए की बात आते हैं रेडियो रिसीवर के अंदर एक टर्म होता है फाइडेलिटी। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है फाइडेलिटी। तो फाइडेलिटी हमारा, या इसको हिंदी में बोले तो निष्ठा, किससे संबंधित है? द रेडियो रिसीवर की निष्ठा किससे संबंधित है? द फाइडेलिटी ऑफ रेडियो रिसीवर, तो रिप्रोडक्शंस ऑफ AF वेव्स, जो ऑडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स है, तो उनका रिप्रोडक्शन हम कितने अच्छे से कर सकते हैं, तो उस पर डिपेंडेंट है हमारा फाइडेलिटी, किसकी? रेडियो रिसीवर की। और ऑब्वियसली बात है ये आपका रिसीवर साइड है, तो यहाँ पे यही कोई ना कोई वर्ड इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कि डिटेक्शन, रिप्रोडक्शन, है ना, ये काम कहाँ होता है? ये आपका रिसीवर साइड में होता है। तो रिप्रोडक्शन ऑफ AF वेव्स, ये उसकी फाइडेलिटी को बताता है। उसके बाद आते हैं, ये क्वेश्चन अभी हमने ऊपर ही दिखा था, रिपीटेड क्वेश्चन 2015 में फिर से आया है। AM ब्रॉडकास्ट स्टेशन यूजुअली यूज विच टाइप ऑफ एंटीनाज, तो आपका मार्कोनी एरे एंटीना को आपका AM ब्रॉडकास्ट स्टेशन यूज़ करते हैं, ये याद रखेंगे। ओके, मार्कोनी एंटीना को। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये क्वेश्चन तो उसी पे ही है आपका। ठीक है, 171, क्या कम्युनिकेशन चैनल विद एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज एज अ बैंडविड्थ, देखिए दिमाग में तुरंत क्या रखना है? बैंडविड्थ को देखना। अच्छा, बैंडविड्थ दी है, फिर देखना है SNR दिया है, और पूछा भी आपसे क्या? चैनल कैपेसिटी, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देना है, तो ये हमने लगा दिया। ठीक है, बैंडविड्थ आपका कितना है? 4 किलोहर्ट्ज़, log 2 1 + 31। अब यहाँ पे जो SNR है वो इस तरीके से देते हैं कि उसमें आप 1 को अगर जोड़ दो, 1 को ऐड कर दो, तो आपका 2 की पावर बन जाता है, तो ये 2 की पावर 5 बन गया, तो 5 बाहर आ गया, डायरेक्ट 20 kbps हो गया। ओके, तो ये आपका 20 kbps हो गया।
और देखो बहुत आसान तरीका सॉल्व करने का, जैसे ये 4 किलोहर्ट्ज़ है, 4 किलोहर्ट्ज़ में आपको कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना है। वो मल्टीप्लाई क्या करना है, आप SNR में 1 जोड़ दो, ये क्या बना देगा 32 बना देगा। ये किसकी पावर है, 2 की पावर है, कितनी है 5, ये 5 इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 5 चौक 20। तो ये आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी अगर ये वैल्यू जैसे 31 की जगह और कुछ होती, अगर 30 होती तो आप अप्रॉक्सीमेट मान लेते कि ये 2 की पावर 5 के इक्वल ही है, तो उसको आप 2 की पावर के इक्वल मानने की कोशिश करो लगभग, तो उससे आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद आता है एक क्वेश्चन, पहले ये देख लेते, 173। यहाँ पे भी वही बात कर रहा है, 8 किलोहर्ट्ज़ कम्युनिकेशन चैनल हैज SNR ऑफ 30 dB, तो ये तो पहला केस हो गया। उसके बाद बात कर रहा है इफ द चैनल बैंडविड्थ इज डबल्ड, ठीक है, चैनल बैंडविड्थ को डबल कर दिए, कीपिंग द सिग्नल पावर कांस्टेंट, सिग्नल की पावर कांस्टेंट, द SNR फॉर मॉडिफाइड चैनल विल बी। तो पहले तो आप ये फार्मूला लगाओ, फार्मूला में क्या देखो आपकी रिलेशन देखो कि एग्जैक्ट रिलेशन है क्या। तो चैनल कैपेसिटी जो आपका ये है, ओके, जैसे पहले बैंडविड्थ 8 थी, दोबारा 16 कर दी, इसको तो भी यूज़ करेंगे इस फैक्ट को। तो बैंडविड्थ इंटू लॉग बेस टू 1 पर सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अब यहाँ से हमारा क्या निकल के आता है कि जो बैंडविड्थ और अपना सिग्नल टू नॉइज रेशियो है वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों, ऑब्वियस ही बात है, जैसे C इक्वल टू A इंटू बी, मान लो एक टर्म ये है एक टर्म ये, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो A और B अगर इसको कांस्टेंट कर दें तो A और B ऑब्वियस ही बात एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे हमने यूज़ करी कि दोनों एक दूसरे में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। उसी लॉजिक को हमको लगाना है। ओके, बैंडविड्थ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 टू सिग्नल नॉइज 1 अपॉन सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो आपका बैंडविड्थ 1 ऊपर, और ये से ग्रीन से किया, येलो येलो से मैंने किया है, तो 1 वाला इधर ऊपर तो इधर नीचे, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इधर ऊपर तो इधर नीचे। अब बैंडविड्थ आपको पता है 8 और 16, सिग्नल टू नॉइज रेशियो आपको 1 वाले का पता है 1000, तो आप दूसरे वाले का निकाल सकते हैं, वो हो जाएगा आधा 500, और उसको डीबी में निकालना होगा। तो डीबी में निकालने के लिए 10 लॉग और जो भी आपकी वैल्यू है वो आपको हमेशा डीबी दे देता है। ओके, 10 लॉग और आपका 500 बेस 2, तो ये आपका करीब करीब 27 डीबी आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर के लिए उसको फिर से आपको डीबी में चेंज करना जरूरी था, ये इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे पहले इसको देख लेते हैं। इन अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर इफ द IF एम्पलीफायर, तो जो IF एम्पलीफायर क्या मतलब उसके बारे में पूछ रहा है कि इन अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर द IF एम्पलीफायर contributes to the major part of the signal amplification। तो जो IF एम्पलीफायर है वो क्या करेगा, वो एम्पलीफिकेशन ही करेगा, ऑब्वियस सी बात है, एम्पलीफायर को एम्पलीफिकेशन से जोड़ दो। तो IF एम्पलीफायर हमारा सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर के अंदर मेजर पार्ट एक अदा करता है सिग्नल एम्पलीफिकेशन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो ऊपर एक रह गया था 172, ये एंटीना का क्वेश्चन है कि फॉर ब्रॉड साइड एंटीना एरे द लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेसिंग बिटवीन द एंटीना एलिमेंट्स विदाउट एनी ग्रेटिंग लोब्स। तो बिना किसी ग्रेटिंग लोब्स के हम ब्रॉड, और ये भी कौन सा ब्रॉड साइड एंटीना एरे, आपके 2-3 तरह के एंटीना एरे होते हैं, एंड फायर, ब्रॉड साइड, ये सारे। तो ब्रॉड साइड के अंदर आपका एंटीना एलिमेंट्स के बीच में कितना गैप होना चाहिए ग्रेटिंग लोब के आए बिना, ग्रेटिंग लोब आपके नहीं होनी चाहिए, ओके, विदाउट ग्रेटिंग लोब, तो आपका लैम्डा होना चाहिए। ओके, अब ये फॉर्मूला होता है अधिकतम दूरी बिटवीन एंटीना एलिमेंट्स इन एनी टाइप ऑफ एंटीना एरे। तो लैम्डा अपॉन इंपॉर्टेंट है 1 + cos phi नॉट, ये आपका एजीमुथल एंगल है फाई, ठीक है। तो फाई को अगर ब्रॉड साइड में हम 90 डिग्री कर दें तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका लैम्डा अपॉन 1 लैम्डा हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारी इतनी ही हो सकती है यहाँ से। अगर हम इसमें कुछ भी वैल्यू जोड़ देंगे, मान लो cos 0 कर दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा λ/2। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी एंटीना एलिमेंट्स के बीच में आप लैम्डा ले सकते हो, मतलब कहने का ये मतलब है मैक्सिमम से मैक्सिमम। मिनिमम तो क्या है कि आप उनको सटा के भी रख दो, λ/2 डिस्टेंस पे रख दो, वो आपके ऊपर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी आप एक एंटीना एरे में, एंटीना एरे क्या है, एंटीना एरे ये है कि ये बहुत सारे एंटीना हैं, तो इनके बीच में जो दूरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी रख सकते हो, लैम्डा रख सकते हो बस। अब आते हैं 175 पे, नेक्स्ट देखते हैं जो कि है 175 कि इन एन एम्पलीफाइंग सिस्टम द आउटपुट इंपेडेंस ऑफ द मिक्सर इज, तो आउटपुट में जो आपका इंपेडेंस होगा वो लो होना चाहिए एम्पलीफाई करने के लिए, ठीक है, मिक्सर के आउटपुट साइड में आउटपुट इंपेडेंस आपका लो। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 176, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज नॉट अ टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक। तो सिंक्रोनाइजेशन करने की टेक्निक हमारी पायलट्स कैरियर है, कोस्टाज रिसीवर है, स्क्वायरिंग लूप है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि नेम के साथ दिया, और नेम वाले क्वेश्चन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हमारा कौन सा नहीं है, हेमलेस कैरियर जो है वो आपका सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक असल में आपका नहीं है, ओके। बाकी आपका ये तीनों है, ठीक है, पायलट, कोस्टा, स्क्वायरिंग लूप, हेमलेस आपका नहीं है। उसके बाद आता है 177 की विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टेंट साउंड इज एमिटेड बाय ज्यूक बॉक्सेस एंड मैनी कंसोल रेडियो रिसीवर।
तो कौन सा आपका साउंड जो मिनसेंट है वो ज्यूक बॉक्सेस और मैनी कंसोलिडेटर्स रिसीवर एमिट करते हैं, मतलब इन डिवाइसेस से बाहर निकलता है, वो साउंड सुनने को मिलता है। तो आपका बूमिंग साउंड जो होता है, अलग अलग तरीके के साउंड है, मेटालिक साउंड, बूमिंग साउंड, वेवरिंग साउंड, क्विवरिंग साउंड। तो बूमिंग साउंड आपका किसके अंदर से, ज्यूक बॉक्सेस और मैनी कंसोलिडेटर रिसीवर के बाहर में आपको सुनने को मिलता है। उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि 178, यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि द IF एम्पलीफायर इन अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। तो फिर से सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की बात कर रहा है। तो उसमें जो IF एम्पलीफायर होता है आपका, वो असल में क्या होता है, तो IF एम्पलीफायर आपका डबल ट्यून एम्पलीफायर होता है एक तरीके से। ओके, तो इसको मैं थोड़ा हटा ही देता हूँ। फिर से देखते हैं कि IF एम्पलीफायर आपका डबल ट्यून एम्पलीफायर। अब इसमें और क्या क्या ऑप्शंस हैं आपके, सिंगल स्टेज सिंगल ट्यून एम्पलीफायर नहीं। ओके, उसके बाद आपका 2 स्टेजेस ऑफ सिंगल है ही नहीं, आपका डबल ट्यून एम्पलीफायर है। ओके, क्लास एम्पलीफायर नहीं, तो डबल ट्यून एम्पलीफायर हो गया आपका IF एम्पलीफायर। ओके, इंटरमीडिएट वाला जो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में होता है, जो कि आपका ये लगा हुआ है IF एम्पलीफायर। उसके पहले ये मिक्सर है, ये उसके बाद डिटेक्टर है, उसके बाद आखिरी में आपका AF एम्पलीफायर है, और शुरू में आपका RF एम्पलीफायर था, और ये IF है, अलग अलग तरीके के। सबसे पहले रेडियो फ्रिक्वेंसी, लास्ट में ऑडियो फ्रिक्वेंसी, बीच में आपका ये IF एम्पलीफायर है। उसके बाद चलते हैं आगे 179, सिस्टम हैज़ अ रिसीवर नॉइज रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। तो देखो अलग अलग तरीके के आपके रेजिस्टेंस वैल्यू होती हैं, जैसे ये R इक्विवेलेंट और R एंटीना यहाँ पे। ऐसे आपका नॉइज़ फिगर का फॉर्मूला होता है, मैं बता देता हूँ आपको। नॉइज़ फिगर होता है 1 + T इक्विवेलेंट अपॉन T, जो कि भी आपका एंटीना किसी चीज़ का है। तो कुछ इस तरीके से ये नॉइज़ फिगर का फॉर्मूला टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में भी होता है। ये ऊपर T इक्विवेलेंट है। ओके, तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट अपॉन R एंटीना हमने यूज़ किया, तो ये नॉइज़ रेजिस्टेंस ही R इक्विवेलेंट है 100, 1 + 100, और आपका इट इज़ कनेक्टेड टू एन एंटीना विद एन इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। तो नॉइज़ फिगर आपका अलग अलग चीज़ों के रेस्पेक्ट में आपका रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ये 100/50 आ गया, तो ये आपका 3 हो गया। तो यहाँ पे नॉइज़ फिगर आपका डायरेक्ट आ गया। तो यहाँ पे क्या करना है, इस 100/52 उसमें 1 को जोड़ देना है, तो आपका आंसर दे देगा नॉइज़ फिगर का। उसके बाद 180 में आते हैं, तो करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सब सिस्टम्स इन एन FM रिसीवर इज। तो एक FM रिसीवर में सब सिस्टम का करेक्ट सीक्वेंस क्या है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी, अभी ऊपर जो डायग्राम दिखा था उसी से इसका आंसर निकल आएगा। देखो RF एम्पलीफायर सबसे पहले है यहाँ पे। ओके, उसके बाद मिक्सर, फिर IF एम्पलीफायर, फिर आपके डिटेक्टर और AF एम्पलीफायर। तो RF एम्पलीफायर सबसे पहले हो गया, यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ। फिर आपका मिक्सर आ गया, फिर आपका जो बीच वाला है वो IF एम्पलीफायर, वो बीच में आएगा, और ऑडियो एम्पलीफायर आपका आखिरी में आएगा, और बीच में 1-2 चीज़ें बच गई जो आपका लिमिटर है और डिस्क्रिमिनेटर है। ओके, बाकी आप क्वेश्चंस को देख लेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये इसमें मिक्सर ऑप्शंस को मिक्सर पहले दे दिया, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे क्या है, मिक्सर लिमिटर डिस्क्रिमिनेटर लाइन से दे दी है, तो ये तीनों कभी भी लाइन से नहीं होंगे। और यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटर लास्ट में दिया है, जबकि डिस्क्रिमिनेटर आपका लास्ट में नहीं होगा। तो बाकी जो ऑप्शन है उसमें भी क्या गलती है, ये भी देखना ज़रूरी है, तभी हमें एग्जैक्ट याद रहेगा कि अच्छा हाँ ये वाला सही था। तो 180 हो गया। उसके बाद आता है 181। 181 को देख लेते हैं कि इन अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने बोला जो IF वाले क्वेश्चन होते हैं, इमेज फ्रिक्वेंसी वाले, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो IF की वैल्यू दे दी है 550 किलोहर्ट्ज़, इट इज़ ट्यून टू आपका 1210 किलोहर्ट्ज़, मतलब ये सिग्नल फ्रिक्वेंसी। और आपका इमेज फ्रिक्वेंसी पूछा, तो आपको पता है 1210 में 550 का 2 टाइम्स ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो F + 2IF, F - 2IF। ओके, ये हाई साइड का इंजेक्शन है, ये लो साइड का इंजेक्शन है, तो आपको निकालना है। तो प्लस वाला आप देख लो, आपका 1210 और प्लस इसमें 2 × 550, तो ये आपको क्या दे देगा, 1210 और 1100 आपको दे देगा 2310 किलोहर्ट्ज़। तो ये 2310 किलोहर्ट्ज़ आ गया। तो फॉर्मूला याद रखेंगे, F इमेज इज F ± 2FIF। उसके बाद बात करते हैं, पहले देख लेते हैं 184 की। सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की बात कर रहा है। द RF एम्पलीफायर क्या करता है, इम्प्रूव द सेंसिटिविटी ऑफ द रिसीवर। तो रिसीवर की सेंसिटिविटी को आपको इम्प्रूव करने में मदद करता है। ओके, तो ये याद रखेंगे। आपका क्या है, RF एम्पलीफायर की अगर बात करें तो सेंसिटिविटी ऑफ द रिसीवर को अच्छा करने में मदद कर देता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 182 यहाँ पे बात कर रहा है कि द पर्पस ऑफ अ कैसी ग्रेन फीड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कैसी ग्रेन फीड। ओके, इसका जो पर्पस मेनली क्या है, किसके अंदर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना के अंदर।
ओके तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो शॉर्ट में अगर बोला जाए तो फोकसिंग, ठीक है। एक रिफ्लेक्टर एंटीना है जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना है। ये हॉर्न के बाद लगता है, एक ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपका किसके बाद लगता है, हॉर्न एंटीना के बाद लगता है। ये कुछ इस तरीके से ये लिखा दिया हमने, ओके। अब यहाँ जो वेव्स आ रही हैं इधर, तो वो इस पर फिर स्ट्राइक बैक हो जाएं, तो ये आपका फोकसिंग के लिए लगता है, फोकस टू पैराबोला एंड हाइपरबोला, ठीक है। तो फोकसिंग के लिए मेनली तो ये क्या, यहाँ इसको अगर थोड़ा और डिकोड करेंगे तो ईज ऑफ लोकेटिंग द फीड एट अ कन्वीनियंट पॉइंट, ये क्या है, ये फोकसिंग ही तो है, एक कन्वीनियंट पॉइंट पे लोकेट करना फीड को। तो एक्चुअल में जो कैसीग्रेन फीड है आपका एक तरीके का फीड है, तो ये आपका फोकसिंग के लिए यूज होता है इन पैराबोलिक रिफ्लेक्टर एंटीना। ISRO 2009 का क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है एग्जाम्स में, AEJ एग्जाम्स में। उसके बाद आता है 183 द बीम विड्थ ऑफ अ रिफ्लेक्टर एंटीना ऑफ डायमीटर, बीम विड्थ पूछ रहा है। यहाँ पे बीम विड्थ का फॉर्मूला आपका 70 लैम्डा अपॉन डायमीटर, तो 70 इंटू वेवलेंथ अपॉन डायमीटर होता है, ओके। यहाँ पे हमें फ्रिक्वेंसी दे दी है 30 गीगाहर्ट्ज, तो पहले आप उससे निकालेंगे लैम्डा, लैम्डा इज C/F, तो यहाँ से 10⁻⁻² इतना आपका आ गया लैम्डा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका 70 लैम्डा अपॉन डी, 70 इंटू 10⁻⁻² अपॉन आपका डी। अब डी भी आपका 70 सेंटीमीटर दे रखा है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻² करेंगे, तो ये आपका ये पूरा सब कट के 1 डिग्री आ जाएगा एग्जैक्ट, ओके। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। बीम विड्थ अगर निकालनी होती है, बीम विड्थ का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि बीम विद आपका जो है, या बैंड विड्थ नहीं, बीम विद है आपका 70 लैम्डा अपॉन डी। नेक्स्ट देखते हैं 186 में, इन अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर रिजेक्शन ऑफ द इमेज सिग्नल कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अगर आपको इमेज सिग्नल को रिजेक्ट करना है, इमेज सिग्नल को रिजेक्ट करना है, तो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं, किस चीज़ से, तो नैरो बैंड पास फिल्टर को लगा के RF स्टेज में। तो एक बैंड पास फिल्टर जो नैरो टाइप का, उसको लगा के RF स्टेज में आप एक रिजेक्शन ऑफ इमेज सिग्नल को अचीव कर सकते हैं, ओके। तो कुल मिला के मैं यहाँ लिख दूँ तो रिजेक्शन के लिए क्या आ गया आपका, बैंड पास फिल्टर आपका यूज़ होता है, वो भी नैरो टाइप का। और कहाँ पे, अब ये तो इसमें भी देखो ऑप्शन सी में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ऑप्शन सी में भी आपको ये दिया है नैरो बैंड पास फिल्टर, पर ये नहीं, आपका नैरो बैंड पास फिल्टर एट RF स्टेज में अगर आप यूज़ करते हो तो आपका रिजेक्शन कर देता है वो इमेज फ्रिक्वेंसी को। यहाँ पे एट RF स्टेज लिखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी सेम वही फार्मूला आपका लग रहा है, FSI = FS + 2FI, ओके। ये अलग अलग वैल्यूज़ दी हैं। FI की आपको वैल्यू दी है इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी की 10.7 मेगाहर्ट्ज़, कैरियर फ्रिक्वेंसी या सिंगल फ्रिक्वेंसी इतनी दी है, तो 89.6 + 2 × 10⁻10.7 ये आपको दे देगा 111, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद आता है 188 कि इन ट्रांजिस्टर रेडियो रिसीवर द नंबर ऑफ IF एम्पलीफायर स्टेजेस आर, तो IF एम्पलीफायर स्टेज कितनी होती हैं आपकी, 2 होनी चाहिए, ठीक है। किसके अंदर, ट्रांजिस्टर रेडियो रिसीवर के अंदर, या कुल मिला के बोला जाए तो रेडियो रिसीवर के अंदर आपका IF एम्पलीफायर स्टेज आपको याद रखनी है, उसकी वैल्यू आपकी 2 होगी। और चलते हैं आगे, जैसे 193 में देखते हैं, सिस्टम है रिसीवर नॉइज रेजिस्टेंस, ये तो हम पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पर नॉइज रेजिस्टेंस की बात करिए और इनपुट रेजिस्टेंस की, तो दोनों बराबर है 50-50। तो जो फॉर्मूला हमने नॉइज फिगर का देखा था 1 + R इक्विवेलेंट अपॉन RA एंटीना का, तो ये F लिखो या फिर नॉइज फिगर के लिए NF लिखो, तो NF = 1 + R इक्विवेलेंट अपॉन R एंटीना, तो 50-150 दे देगा 1, 1 + 1 दे देगा 2। तो इस चीज़ का आंसर, छोटा आंसर होता है 2 हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन ये जो रह गया है, अच्छा ये भी है, RF एम्पलीफायर्स आर यूज इन रेडियो रिसीवर फॉर, ओके। तो फॉर इम्प्रूव्ड इमेज फ्रिक्वेंसी रिजेक्शन, तो हमने ऊपर भी देखा था RF एम्पलीफायर स्टेज में हम बैंड पास फिल्टर को यूज़ करते हैं इमेज फ्रिक्वेंसी के रिजेक्शन के लिए, तो इमेज फ्रिक्वेंसी का रिजेक्शन और अच्छा हो सके तो RF एम्पलीफायर को हम इसीलिए यूज़ करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा, सब मिले जुले मतलब एक दूसरे से मैच करते हुए क्वेश्चन हैं। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, दिल्ली मेट्रो में पूछा था कि विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज इन रेडियो रिसीवर फॉर ट्यूनिंग पर्पस, तो ट्यूनिंग पर्पस के लिए किस तरीके की कैपेसिटर की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो मिनिएचर PVC गॉज कैपेसिटर जो आपका होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। किसके अंदर, फॉर ट्यूनिंग पर्पस के लिए ये लिखा है, तो ट्यूनिंग पर्पस के लिए आपको क्या हो गया, मिनिएचर PVC गॉज कैपेसिटर, तो माइका गैंग नहीं, गॉज नहीं गैंग है, ट्रिमर नहीं और सेरामिक कैपेसिटर नहीं, तो मिनिएचर PVC गैंग कैपेसिटर ट्यूनिंग पर्पस के लिए किसके अंदर आपको यूज होता है, रेडियो रिसीवर में। ये सारे क्वेश्चन ज़्यादा रेडियो रिसीवर के हैं। अब आपका 189 आता है, ये आपका वही है शेनन्स थ्योरम, चैनल कैपेसिटी थ्योरम, तो = बैंडविड्थ इनटू आपका log2 1 + S/n। अब यहाँ पे क्या है कि S/n का फॉर्मूला हमने इनके टर्म में निकाला है, तो हमने क्या किया, B को इधर ले गए, वो क्या बन गया, CYB बन गया, और
उसमें CYB बन गया, और ये जो log base 2 है ये क्योंकि इधर चढ़ जाएगा, जैसे log base 2 इधर है तो इधर क्या हो जाएगा a की पावर समथिंग या फिर e की पावर समथिंग उल्टा हो जाता है। तो ये a की पावर मतलब 2 की पावर CYB और माइनस ये जो +1 है ये आपका -1 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला उल्टा बना लिया हमने। ओके, तो इसमें C क्या है आपका 2FM है, और क्योंकि नीचे जो है उसके हिसाब से बैंडविड्थ आपका F है, मतलब जो C है वो B का 2 गुना है एक्चुअल में। ओके, और यहाँ पे क्वेश्चन में केवल इतना दिया था फॉर एन आइडियल 3000 हर्ट्ज चैनल, और कुछ भी नहीं दिया है। उत्तराखंड नहीं में पूछा था। तो ये आपका क्या है कि 2 गुना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये केवल 2 की पावर 2 4 - 1 3 दे देगा। तो बस इतना ही हमें करना था, ये हमें 2 गुना था तो ये आपका 3 - 1 3 दे देगा। और अगर यहाँ से डायरेक्ट आप याद मतलब ट्रिक की तरह करना चाहो कि अरे नहीं बस देख के लगा दे, तो ये आपका 3000 हर्ट्ज चैनल अगर आइडियल की बात कर रहा है और सिग्नल टू नॉइज रेशियो कह रहा है तो आपको इसको बस 1000 से डिवाइड कर दो, तो आपका आंसर इसमें 3 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 190 पे कि इन अ सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर की बात हो रही है, तो IF स्टेज हैज़ बेटर सिलेक्टिविटी देन द RF स्टेज। तो IF स्टेज कुल मिला के हमारी बेटर होती है। यहाँ पे चारों ऑप्शन में एक तो नन कर दिया, उसको तो छोड़ दो, तीनों ऑप्शन में RF और IF स्टेज को कंपेयर किया है। जैसे यहाँ पे इन्होंने कह दिया उल्टा, यहाँ पे कह दिया कि आपका RF स्टेज की सिलेक्टिविटी अच्छी होती है, तो ये गलत हो गया। यहाँ पे RF स्टेज हैव सेम सिलेक्टिविटी, तो सेम तो बिल्कुल नहीं होती है, तो ये गलत हो गया। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो गया कि IF की सिलेक्टिविटी आपकी RF से अच्छी होती है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर में। ठीक है, किसकी बात हो रही है, सिलेक्टिविटी की। उसके बाद 194 पे आते हैं कि ड्यूरिंग हेटेरोडाइन प्रोसेस इन अ रिसीवर द मॉड्यूलेशन ऑफ अ सिग्नल, एक सिग्नल का मॉड्यूलेशन एज इट इज़ रहता है, एज इट इज़, ठीक है, रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो हेटेरोडाइन प्रोसेस के अंदर रिसीवर का जो मॉड्यूलेशन है, रिसीवर के अंदर जो सुपर हेटेरोडाइन हमने किया है तो उसके अंदर मॉड्यूलेशन सेम रहता है, मॉड्यूलेशन में कोई चेंज नहीं आता। उसके बाद आपका आ जाता है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे 195, इसमें क्या कह रहा है कि द स्टैंडर्ड IF वैल्यू ऑफ एन AM रिसीवर। ओके, तो AM रिसीवर के लिए स्टैंडर्ड जो इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी वैल्यू होती है आपका 455 किलोहर्ट्ज हो गई। ओके, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी AM रिसीवर के 455। तो ये जो टर्म्स हैं जैसे 455 किलोहर्ट्ज, आपका ये सब याद रखने वाली चीज़ें हो गई। ओके, उसके बाद 199 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन रेडियो रिसीवर प्रोवाइड्स द मैक्सिमम इमेज सिग्नल सिलेक्टिविटी। तो आपका मैक्सिमम इमेज सिग्नल सिलेक्टिविटी आपका IF एम्पलीफायर प्रोवाइड करता है, जो बीच में लगा होता है। ओके, यहाँ पे क्या शुरू में RF एम्पलीफायर, आखिरी में AF एम्पलीफायर और बीच में आपका IF एम्पलीफायर। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 196, द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर बेस बैंड सिग्नल्स फॉर FM रेडियो इज जनरली। तो कितनी बैंडविड्थ हमको चाहिए होती है, तो अप टू 15 किलोहर्ट्ज चाहिए होती है FM रेडियो के लिए। तो FM रेडियो ये तो बहुत ही अच्छा कॉमन क्वेश्चन हो गया, FM रेडियो तो सभी सुनते हैं, तो उसके लिए अप टू आपका 15 किलोहर्ट्ज। ओके, तो याद रखेंगे 15 एक बड़ा वैल्यू है, जैसे यहाँ पे 150 है वो गलत है, 1.5 कम है, 3 भी कम है, तो 15 किलोहर्ट्ज तक होनी चाहिए। ओके, FM के लिए। उसके बाद ये सेम क्वेश्चन आ गया आपका, द बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर बेस बैंड सिग्नल फॉर FM रेडियो जनरली अप टू 15 किलोहर्ट्ज। ठीक है, वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड IF ऑफ एन AM रिसीवर इज 455 किलोहर्ट्ज। ये इसीलिए काटे हुए रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, और उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग 197 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस इन अ रेडियो रिसीवर प्रोवाइड्स द मैक्सिमम इमेज सिग्नल सिलेक्टिविटी। तो इमेज सिग्नल सिलेक्टिविटी सबसे अच्छी है, कौन प्रोवाइड करता है, मैक्सिमम इंप्रूव कौन करता है, ये सारी चीज़ों का एक ही आंसर है आपका जो बीच वाला है, IF एम्पलीफायर है। ओके, फिर से एक बार देख लेते हैं, हमने क्या कहा कि ये आपका RF एम्पलीफायर शुरू में लगा होता है, फिर आपका मिक्सर है और ये लोकल ऑसिलेटर है, फिर आपका IF एम्पलीफायर है और आखिरी में आपका AF एम्पलीफायर है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी, दिस इज रेडियो फ्रिक्वेंसी। और फिर बाद बीच में आपका डिमोडुलेटर और डिस्क्रिमिनेटर, वो सब अलग चीज़ हो गई। ओके, ये आपका सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये तो हमने देख लिया 197 की सब कुछ इंप्रूव कौन करता है, सिलेक्टिविटी को इमेज सिग्नल की इंप्रूव करता है IF एम्पलीफायर। फिर यहाँ पे देखते हैं पहले 202, तो मॉड्यूलेशन ऑफ अ सिग्नल ड्यूरिंग हेटेरोडाइन प्रोसेस इन अ रिसीवर। हेटेरोडाइन प्रोसेस में मॉड्यूलेशन सिग्नल का कैसा होता है, रिमेन्स अनचेंज्ड। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिमेन्स अनचेंज्ड। ये सेम क्वेश्चन यहाँ 194 में था, JEE 2015 में और ये 2014 में। मॉड्यूलेशन ऑफ सिग्नल ड्यूरिंग हेटेरोडाइन प्रोसेस इन अ रिसीवर रिमेन्स अनचेंज्ड। उसके बाद आता है AFC एंड AGC रेस्पेक्टिवली क्या होंगे। AFC और AGC हमारे क्या होंगे, तो ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है और ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल है। ओके, तो इनकी फुल फॉर्म पूछा है एक्चुअल में। AFC आपका ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल और AGC आपका ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। ऑटोमेटिक दोनों में, इसमें F फॉर फ्रीक्वेंसी और G फॉर आपका गेन।
ओके, और ऑटोमेटिक वर्ड रहेगा साथ में। उसके बाद आता है 207 कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ नॉइज गेन्स इंपॉर्टेंस एट हाई फ्रीक्वेंसी। तो कुल मिला के सीधे से दिमाग में रखना है कि हाई फ्रीक्वेंसी पे कौन सी नॉइज इंपॉर्टेंट होती है या वो इफेक्ट करती है। तो ट्रांजिट टाइम नॉइज जो है उसका लेना देना हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी से होता है। तो कौन सी? ट्रांजिट टाइम नॉइज। उसके बाद ये क्वेश्चन भी सेम आ जाता है, इसका सीधा आंसर देखते हैं कि ये इमेज फ्रीक्वेंसी पूछा है fs + 2fi, ये इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो सिंपल से ये 1100 प्लस आपका 2 × 450 तो 2000 हो गया। तो इसका तो डायरेक्ट आंसर कर देंगे, यही में 2016 में पूछा था। तो अब इससे आपको क्या दिमाग में रखना है कि इमेज फ्रीक्वेंसी एक तरफ है और सिग्नल फ्रीक्वेंसी प्लस 2 टाइम ऑफ इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी आपका दूसरी तरफ उनका सम है। ओके, फिर यहाँ पे क्या था एक 207 में कि आपका ट्रांजिट टाइम नॉइज हाई फ्रीक्वेंसी पे दिक्कत करती है, अफेक्ट करती है, इक्वलाइजिंग मतलब जिसका एग्जिस्टेंस होता है हाई फ्रीक्वेंसी में वो ट्रांजिट टाइम नॉइज है। फिर 208 में आते हैं इक्वलाइजिंग पल्सेज इन टीवी के अंदर इक्वलाइजिंग पल्सेस जो हम भेजते हैं तो कब भेजते हैं? तो वर्टिकल ब्लैंकिंग के दौरान भेजते हैं। तो इक्वलाइजिंग पल्सेस आपका वर्टिकल ब्लैंकिंग। ओके, तो टीवी में जो भेजते हैं इक्वलाइजिंग पल्सेस तो वर्टिकल ब्लैंकिंग के दौरान, ठीक है। उसके बाद 204 पे आते हैं द टर्म वाइट नॉइज प्रेफर्स या रिफर्स टू द फॉलोइंग। वाइट नॉइज का असल में क्या मतलब होता है? रैंडम सिग्नल विद फ्लैट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो कुल मिला के यहाँ पे याद क्या करना है कि जो वाइट नॉइज है उसका जो पीएसडी होता है वो आपको याद रखना है कि वो आपका फ्लैट होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओके, कुल मिला के ये हो गया। तो पीएसडी जो है वो आपका फ्लैट होता है किसका? वाइट नॉइज का। आप इसको यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लिखेगा और सही दिखेगा। वाइट नॉइज आपका पीएसडी जो हो गया वो फ्लैट हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये भी क्वेश्चन सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि आपका fs + 2 × if मतलब 1205 में है और 2 × 455 जोड़ दो तो इसमें से आंसर देगा ये आपका 2115 किलोहर्ट्ज़। ये आपका आंसर दे रहा है। तो 2115 के हिसाब से आपका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें ये आंसर है नहीं। तो बहुत सिंपल है, आपका इमेज फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आपका जो सिग्नल फ्रिक्वेंसी है प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी। उसके बाद बात करते हैं 209 की, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क किया है कि फॉर डायरेक्ट रिसेप्शन ऑफ टीवी सिग्नल्स फ्रॉम अ कम्युनिकेशन सैटेलाइट टाइप ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड। तो एक चिकन मैश टाइप का आपको एंटीना चाहिए होता है अगर आपको जो सैटेलाइट है उससे डायरेक्ट रिसेप्शन करना है टीवी सिग्नल्स के लिए। ओके, जैसे पहले टीवी वाले एंटीना अगर आपको याद हो कुछ इस तरीके के होते थे, उसमें ये अलग अलग पार्ट होते थे, ये ऐसे करके कुछ इस तरीके का एंटीना होते थे पहले। तो वो चिकन मैश एंटीना हो गया डायरेक्ट रिसेप्शन के लिए टीवी सिग्नल्स के लिए कम्युनिकेशन सैटेलाइट से। उसके बाद आता है नॉइज फिगर ऑफ एन एम्पलीफायर डिपेंड्स अपॉन। तो नॉइज फिगर आपका किस किस पे डिपेंड करता है? तो इनमें से किसी पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, पावर इनपुट मतलब पावर पे और बैंडविड्थ पे, इन पे नहीं डिपेंड करता नॉइज फिगर आपका। ओके, जैसे रेजिस्टेंस के टर्म में फॉर्मूला हमने देखा है, नॉइज फिगर का टेम्परेचर के टर्म में देखा है, तो ये सारी चीज़ें इन पे नहीं करता बैंडविड्थ और पावर पे। उसके बाद यहाँ पे आता है पहले क्वेश्चन नंबर 206 देखते हैं, स्क्वेल्च सर्किट। ठीक है, ये अलग तरीके का नाम है स्क्वेल्च सर्किट, ये याद रखेंगे। स्क्वेल्च सर्किट ना टीवी रिसीवर के अंदर होता है, यूज टू तो कट ऑफ ऑडियो एम्पलीफायर व्हेन कैरियर इज एब्सेंट। तो क्या करने के लिए? टू कट ऑफ ऑडियो एम्पलीफायर। ठीक है, एएफ को कट ऑफ करने के लिए, एएफ को कट ऑफ करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्क्वेल्च सर्किट। ओके, स्क्वेल्च सर्किट, तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। ओके, एएफ को कट ऑफ करने के लिए। और वैन कैरियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें बोल दिया है कि जब कैरियर हमारा एब्सेंट हो तब हमको अगर ऑडियो एम्पलीफायर को कट ऑफ करना है तो हम स्क्वेल्च सर्किट को यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं 211 पे। यहाँ पे क्या कह रहा है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो ऑफ एन 8 बिट एडीसी। 8 बिट एडीसी का मैक्सिमम वैल्यू एसएनआर कितना है आपका? विद एन इनपुट रेंज ऑफ 10 वोल्ट। तो इनपुट रेंज 10 वोल्ट है और 8 बिट एडीसी की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो पूछा है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है n बिट एडीसी के लिए। ये एक्चुअल में क्वेश्चन तो किसका हो गया? डिजिटल का क्वेश्चन हो गया, जो हमारा डैक और एडीसी होता है, ये हमारा एडीसी है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। तो n बिट के लिए S/n dB = 6n + 1.8। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि ये इसके इक्वल होगा। यहाँ पे 1.8 आपका एक कांस्टेंट ऐड होगा, n जो बिट है वो आपका 6 में मल्टीप्लाई होंगी और वो आपको S/n dB दे देगा। तो 6 × 8 + 1.8 आपका 49.8 dB आंसर यहाँ से आ गया। ओके, तो अब इस पूरे क्वेश्चन में तो कहीं भी 1.8 का जिक्र नहीं है, तो ये एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू है जो आपको खुद याद रखनी है। अगर आपको याद नहीं है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये 6n + 1.8, ये 1.8 आपका इंपॉर्टेंट है।
ओके बाकी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 212 से लेके 247 तक, लास्ट वीडियो में जिनको एक साथ कवर करेंगे, जो कि आपके एंटीना और प्रोपोगेशन के अंदर है। तो इनको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।